उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी पशु है तो हम उसका टेम्परेचर लेते हैं। तो टेम्परेचर हमने उस दिन देखा कि भाई जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है बकरी का, तो हमने क्या देखा 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हम उसको बुखार कहते हैं, है ना, पायरेक्सिया कहते हैं। तो उसके लिए हम ये डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर में सबसे पहले लोएस्ट टेम्परेचर लो बताएगा, है ना। तो अंदर हमको जब हम थर्मामीटर डालेंगे पोटी के जगह, तो पशुओं में जनरली हम टेम्परेचर मुख्यतः कहाँ से लेते हैं, रेक्टम से लेते हैं। तो रेक्टम में हम जब भी थर्मामीटर डालेंगे तो रेक्टम के अंदर की वॉल को टच होना चाहिए। अपन अगर ऐसा सीधा रखेंगे तो उसके गोबर का या मिंगनी का टेम्परेचर आ जाएगा। तो अपन अभी इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। सीधा ना लगा के सीधा बॉडी के साथ अंदर मांस के साथ टच होना चाहिए। सही है सर। देखो अभी इसका टेम्परेचर है 98.6, है ना। तो टेम्परेचर नॉर्मल से डाउन है। तो अपन अभी क्या करेंगे, इसके ब्लड सैंपल ले लेंगे। तो अपन देखेंगे, देखो ये थोड़ी सी खांसी भी कर रही है, तो हाँ, तो सर्दी जुकाम भी इसको हो रहा है, सर्दी का सीज़न है। और इसके जैसे बाल है ना, वो थोड़े से आपको लग रहे खड़े हुए हुए, है ना। हाँ, तो ये हाँ, नाक भी बह रही है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इसको इन्फेक्शन है। तो बाद में अपन और क्या देखते हैं कि भाई जब पशु का हम स्वास्थ्य देखते हैं तो उसका क्या देखते हैं, जनरली कंजंटाइवा देखते हैं। तो कंजंटाइवा कैसे देखेंगे, ऐसे, है ना, है ना। तो ये लगभग नॉर्मल है ना, हल्का रोजी कलर का होना चाहिए। एकदम अगर लाल कलर का होता है तो उसमें बुखार वगैरह होता है ना, कंजेशन होता है। नहीं नहीं, ये दिख रहा है ये। और इसके अंदर छोटे छोटे अगर पिन पॉइंट जैसे बूंदे दिखती है तो हम उसको पिन पॉइंट ह्यूमरेजेस कहते हैं। तो वो प्रोटोजोअल डिसीजेस में हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पशु है जुगाली करने वाला पशु है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में क्या होता है, मैंने बोला ये लेफ्ट साइड होती है, यहाँ क्या होता है, रुमन होता है। तो हम यहाँ ऐसे हाथ लगाते हैं तो रुमन की मूवमेंट हमको दिखती है। तो 2 मिनट में 3 मूवमेंट होती है रुमन की। तो हमने उस दिन बात किया कि भाई हमारे अगर बकरियाँ है तो उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया से बीमारी होती है, वायरस से बीमारी होती है, परजीवियों से होती है, उसमें रक्त परजीवी है, बाह्य परजीवी है, फंगल इन्फेक्शन है। तो जब भी पशु में इंडाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये जो रुमेन की जो मूवमेंट है वो नॉर्मल नहीं होगी, है ना, या रुक जाएगी। ठीक है, रेड होगा तो इसमें रेड हो गया सर कलर इसमें। हाँ, ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह होगा तो रेड होगा। और फिर अगर एनीमिया है तो कैसे दिखेगा, बिल्कुल सफ़ेद दिखेगा। तो अपन उसको एनीमिक कहेंगे, है ना। अभी ये नॉर्मल है क्या अभी ये? हाँ, ये नॉर्मल है। फिर क्या होता है, हमने उस दिन बात की कि पशु में अगर हमको ब्लड प्रोटोजोआ देखना है तो जैसे हमने देखा कि इंसान में मलेरिया होता है। तो मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर के कारण फैलता है। वैसे पशुओं में जो छिचड़ों के कारण बीमारियां होती है उसको ब्लड प्रोटोजोआ कहते हैं। तो उसमें हमको सैंपल लेना होता है। जैसे मलेरिया में हमारे ह्यूमन डॉक्टर क्या करता है, अपने उंगली के टिप से लेता है सैंपल। तो हमने उस दिन बात की कि भाई यहाँ बहुत छोटी रक्त कोशिकाएं होती है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो उस कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड प्रोटोजोआ फंसा हुआ होता है। इसलिए यहाँ का जो सैंपल लेंगे उसको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कहते हैं। तो अपन इसकी कैसे स्मीयर लेते हैं अभी 2 मिनट में देखते हैं ना। थोड़ा सा सीजर रह गई। हाँ सर। सर देखो उसकी उम्र देखते हैं हम उनके दांतों से ना, जैसे उनके मिल्क टीथ होते हैं। अब देखो ये बकरी ज़्यादा उम्र की कैसे अपन मानेंगे कि इसके, नहीं नहीं, इसके पूरे दांत घिस गए ना सर, घिस गए, इसका मतलब ये ज़्यादा उम्र की है। सर टोटल 4 पेयर्स होते हैं नीचे, है ना। तो 4 पेयर्स में क्या होता है, पहली 2 पेयर से 1-1.5 साल में आती है क्योंकि दूध के दांत गिरते हैं। उसके बाद में 2 साल में दूसरी पेयर्स आती है। तो 4 साल में फुल माउथ हो जाती। इसलिए बहुत सारी बार क्या करते हैं, आप जो बकरे खरीदते हो और ईद के लिए वगैरह बेचते हो तो 2 दांत का होने के बाद बेचते हैं ना, 1.5 साल का होने के बाद। उसके पहले ईद में बकरे नहीं लेते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो अगर हमको कान से सिरे से स्लाइड बनानी है तो क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको थोड़ा सा यहाँ के बाल वगैरह हटवाने पड़ेंगे। ये कैंची के अलावा रेजर से भी साफ कर सकते हैं? रेजर से इतना बढ़िया नहीं होगा सर, फंसेगा ना रेजर रेजर से फंसेगा या लग सकता है ब्लेड। तो इसमें ध्यान कान भी कटने का डर रहेगा? नहीं रहेगा, ये ध्यान से अपन काटेंगे तो नहीं रहेगा सर। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपके पशु को तीव्र बुखार है, छिचड़े ज़्यादा है, तो हमारे ध्यान में आना चाहिए कि कोई ना कोई ब्लड प्रोटोजोआ वाला बीमारी है, उसमें एनीमिया होता है ना, पशु कमज़ोर होता है, बहुत सारी बार मोर्टेलिटी होती है। अभी हमारे यहाँ एक 2 साल पहले आसपास के क्षेत्रों में एनाप्लाज्मोसिस बीमारी हुई थी, तो उसमें लोग बोलते थे ऊपर से तो बकरियां हमारी हेल्दी दिखती है लेकिन हार्ट बीट्स बढ़ रही है, टैचिकार्डिया हो रहा है, और उसके बाद में बकरियों की डेथ हो रही। तो हमने उनकी जांच की ऐसे स्मीयर लेके, तो उसमें एनाप्लाज्मा आया। तो एनाप्लाज्मोसिस की विशेषता क्या होती है? बकरी की हमने बात की कि बकरी में ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है, लगभग 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना आ जाता है? 4, 5, 6। तो उससे तुरंत हमको पता पड़ता है कि भाई कोई ना कोई मतलब एनीमिया वाली बीमारी है। तो बुखार के साथ एनीमिया है तो ब्लड प्रोटोजोआ होता है। और हमने उस दिन बात किया कि भाई अभी टेम्परेचर ही इतना बड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि छिचड़े बड़े हैं। तो छिचड़े बड़े हैं तो क्या हुआ है, छिचड़ों से होने वाली बीमारियां बढ़ी है ना। तो छिचड़े ना केवल खून पीते हैं उस पशु का, बल्कि 2-3 बीमारियां जो एनाप्लाज्मा या बेबेसिया ऐसी बीमारियां भी एक मतलब इन्फेक्टेड पशु से नॉन इन्फेक्टेड अस्वस्थ पशु को ट्रांसफ़र कर देते। इसके जो नीचे वाले पैर है वो भी थोड़े चपटे हो रखे हैं, ये क्या कारण है? ये देखो खुरे टेढ़ी हुई है, इसलिए हुप ट्रिमिंग करना चाहिए, इसलिए हुप ट्रिमिंग आता है। अब हुप ट्रिमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई अपने को कि भाई पशु को थोड़ा सा गीले पानी में वगैरह खड़ा रखने पड़ेगा। जैसे हम पानी में ज़्यादा देर हाथ डुबोते तो हमारे नाखून थोड़े गीले हो जाते, हाँ गीले करते, तो उसको ट्रिमिंग करना होता है। अदरवाइज ये टेढ़े मेढ़े हो जाएगा तो इनको चलने में दिक्कत होगी। हाँ, साल में 1-2 बार कर सकते हैं साहब, क्योंकि बकरियाँ क्या है, बाहर चरने वाले पशु है, तो एक ही जगह पे रहेगी तो उनका हुप बढ़ जाएगा, है ना। हमको प्रैक्टिस बदल जा रहा है। अब देखो इसको केवल टिप पे लगानी है सुई। शुगर लेते हैं? हाँ, शुगर या अपने ह्यूमन वाला लेते हैं ना सैंपल वैसे। और पहली बूंद इम्पॉर्टेंट है ना। तो जैसे थोड़ा सा ब्लड आया, पकड़ना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा ब्लड आया और इसको अपन ने क्या किया, ऐसे ले लिया। और इतना सा स्लाइड अगर आप बना के हमारे पास भेजते हो, इतना भी स्लाइड होगा तो हम ब्लड प्रोटोजोआ बता देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और इसको जो लेड पेंसिल होती है अपनी उससे मार्क करेंगे और इसको टिश्यू पेपर में रैप करके भेज देंगे। तो ये पता पड़ गया कान के सिरे से कैसी स्लाइड लेते। अगर जैसे पहली बार में वो बूंद हम लेते समय गिर गई, दोबारा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो दूसरी जगह दूसरे कान से ले लो, लेना अलग जगह सही है। नहीं देखो एक कान से ले लिया, फर्स्ट ड्रॉप में ही मतलब आपको मैक्सिमम ब्लड पैरासाइट मिल जाएगा। लेकिन तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको स्पिरिट स्वाब से साफ करना चाहिए और उसके बाद में वापस ऐसे साफ करना चाहिए। ताकि क्या हुआ, एक बार अपने स्पिरिट स्वाब लगाया तो यहाँ अगर अपन सुई लगाएंगे तो क्या होगा, स्पिरिट के अंदर ब्लड छितर जाएगा। तो वापस उसको ड्राई टिश्यू पेपर से साफ करते और फिर नीडल के टिप से प्रिक करते। जब सैंपल लेना तो पहले ही नहीं स्पेल्टर लगाने की? हाँ पहले ही लगाना है, पहले ही लगाना है। अभी अपन थोड़ा सा भूल गए जल्दबाजी में। नहीं, इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है। अब हमने पकड़ लो सर। अब हमने उस दिन बात किया कि भाई ये तो हो गई कान के सिरे से स्लाइड, लेकिन जब भी हमको टोटल ब्लड एग्जामिनेशन करना होता है जिसको हम सीबीसी कहते हैं, तो ऐसे इसमें जो एनिमल होता है उसके जुगुलर वेन से ब्लड लेते हैं। तो जुगुलर वेन से ब्लड लेने के लिए कैसे पकड़ेंगे पशु को, ऐसा पकड़ेंगे ना, कोई भी पकड़ो भाई ऐसा। कान को पकड़ देते हैं।
थोड़ा हिल रही बकरी। इसका टांग डालो, मिलेगी नहीं। ऊपर टांग डालो। अभी से आगे दबाओ थोड़ा, मिलेगी नहीं बकरी आगे पीछे। ओके। ये खून वाली नाली कहाँ होती है? ये देखो यहाँ, ये जुगुलर फरो में होती है। ये देखो, हाथ हाथ हटाओ, हाथ हटाओ सर। ये देखो, ये कैसी व्यवहार है देख लो। दोनों साइड रहती है ना? हाँ, दोनों साइड रहती है। गर्दन आप टेढ़ी करेंगे, ऊपर करेंगे, जब भी नस अच्छी तरह से दिखेगी। अब ये ब्लड लेने के बाद हमको क्या करना है, इस ब्लड को सबसे पहले, ये हमने उस दिन हमने बात की सैंपल लेने के लिए। तो उस दिन हमने बात क्या की कि हमको ब्लड दो तरह से चाहिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, अगर सीबीसी करनी है, ब्लड प्रोटोजोआ करना है, तो नीले वाले ढक्कन वाले वैक्यूटेनर में। तो इसमें ब्लड कितना भरना है, इस मार्क तक ही भरना है, ऐसा नहीं कि पूरा भरे, क्योंकि इसमें उतनी अंदर से दवाई है लगाई हुई है, केमिकल है, जितना कि इतने ब्लड को वो वैसे ही रख सकता है। अदरवाइज ज़्यादा मिलाएंगे तो थक्का जम जाएगा, और थक्का जम जाएगा तो वो ब्लड से सीबीसी नहीं होगा। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा 2 ml ब्लड इसमें डाल दिया, बस हो गया। उससे कम भी हो सकता है? नहीं, 2 ml सफिशिएंट है। अब दूसरे मेरे को टेस्ट करने, हमने क्या देखा उस दिन कि भाई कैल्शियम, फास्फोरस या किडनी फंक्शन टेस्ट, तो इसमें कुछ भी दवाई मिलाई हुई नहीं है। तो इसको नॉन एडिटिव वैक्यूटेनर कहते हैं, या क्लॉट एक्टिवेटर कहते हैं। तो इसमें बचा हुआ ब्लड हमने डाल दिया, तो क्या होगा, बाद में कुछ देर बाद में क्या होगा, इसका क्लॉट बन जाएगा। और क्लॉट बनने के बाद जो लिक्विड होता है सीरम, वो हमारे काम का है ना। तो जैसे आपने ये सैंपल ले लिया, वापस इसका आपने नंबरिंग कर लिया। तो नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे एनिमल का सैंपल भेज रहे हो, तो पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा सैंपल किस एनिमल का है। तो अपने सैंपल लेने के बाद एक बार नहीं, यूँ करते, खाली यूँ करते, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाते। हाँ, टैग नंबर डालना है 0014। यशो भी लिखना पड़ेगा, यशो 014 लिखना। हाँ ठीक है, ऐसा करो ना, यशो लिख दो यहाँ, ये मैंने लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका पूरा टेस्ट लेबोरेटरी में करेंगे, है ना। तो बड़ा बड़ा ये ध्यान में रखना है, आप अगर दूर से सैंपल तुरंत लैब में भेज रहे हो तो ऐसे ही लेके जाना है। अगर देर हो रही तो इसको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, क्योंकि ब्लड खराब हो जाता है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस। टाइम तक खराब नहीं होता सर इसमें? सर इसमें मतलब देखो, ब्लड तो आपने लिया तो तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से विलम्ब हो रहा है तो आज आपने कलेक्ट किया, कल तक आप भेज दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आपने धूप में रखा हो। इसको आपको 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। 20 मिनट बाद इसका थक्का जमेगा, और फिर बाद में आपको इसका जो लिक्विड ऊपर का होता है उसको एक छोटी सी डिब्बी में अलग करके आप भेजेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज इसको 1-2 दिन हो जाएंगे तो वो पूरा वापस हिमोलाइज हो जाता है ना। तो ये ब्लड लेने का सबको पता पड़ गया।